हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे यूपी आर्मिनेल TG2 में जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर हुआ है 21 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है 9 AM से 12 PM के बीच आपका जो पेपर हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिक D-आर्सो नवल गैल्वेनोमीटर को यंत्र के साथ समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़कर अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रतिरोध को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर होता है, जो ये गैल्वेनोमीटर को अगर हमें अमीटर में परिवर्तित करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके समांतर में एक रजिस्टेंस जोड़ते हैं। जो ये रजिस्टेंस जोड़ते हैं हम R, इसे हम क्या कहते हैं, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इस रजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर BGT के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इस समय क्वेश्चन अधिकतर जो TCS पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें नहीं है दिया होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको चारों ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें BGT के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको सही नहीं है इस कथन को इसमें सिलेक्ट करना है। पहला हमारा इसमें ऑप्शन दिया है कलेक्टर रीजन का क्षेत्रफल उत्सर्जक के क्षेत्रफल से थोड़ा अधिक होता है, ये आपका सही है। अगला हमारा इसमें ऑप्शन दिया है कलेक्टर रीजन में मादक स्तर उत्सर्जक के मादक स्तर की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। देखिए मादक स्तर का मतलब यहाँ पर है डोपिंग कंसंट्रेशन। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत होता है। किसके लिए, BGT के लिए। तो आप गलत ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो आपका कौन सा इसमें सही हो गया, B नंबर सही हो गया। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसके ऊपर लगा होता है हमारा कंजर्वेटर। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपका गर्म होता है तो इससे आयल इसमें जाता है और आयल का स्तर बढ़ता है। जब आयल का स्तर बढ़ता है तो यहाँ पर जो हमारा एयर होता है वो बाहर निकलता है। जब आयल का स्तर घटता है तो यहाँ पर फिर एयर दोबारा आती है। जो ये एयर आती है जब मतलब ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो उस समय ये बाहर की वायु इसमें आती है। तो जो बाहर की वायु में नमी होती है उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर ब्रीदर का यूज करते हैं। जो यहाँ पर हमारी एयर जाएगी इस ट्रांसफार्मर के अंदर, तो यहाँ पर जो ब्रीदर होगा वो ब्रीदर इस जो एयर जाएगी उसके नमी को यहाँ पर क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर में ब्रीदर होता है इसका काम होता है नमी को अवशोषित करना। तो आपका ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अभिलक्षणिक विशेषता मासफेट के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है आपको ध्यान से। यहाँ पर पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो आपको यहाँ से ये दिमाग लगा लेना है कि जो आपका UPPCL TG2 का पेपर होने वाला है उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है पावर मासफेट बहुसंख्य वाहक युक्तियों डिवाइस, मतलब वाहक युक्तियों का मतलब डिवाइस है जो बहुत उच्च स्विचिंग गतियों के लिए प्रदर्शित होता है। तो याद रखिए जो हमारा मासफेट होता है ये उच्च स्विच गति के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा ऑप्शन D नंबर ऑप्शन दिया है मासफेट धारा नियंत्रक युक्ति है। तो मासफेट धारा नियंत्रक युक्ति नहीं है, आपको याद रखना है। तो आपको गलत वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सीय प्राथमिक उपचार में DRAB क्या दर्शाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर DRAB का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ पर देखिए D का फुल फॉर्म है यहाँ पर आपका डेंजर। तो यहाँ पर देखिए R का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो A का फुल फॉर्म है वो है एयरवे और B का फुल फॉर्म है ब्रीदिंग। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा D है इसका फुल फॉर्म है हमारा क्या, डेंजर, और R का हमारा जो फुल फॉर्म है वो है रिस्पांस। A का हमारा फुल फॉर्म है एयरवे और B का फुल फॉर्म है ब्रीदिंग। तो आपको DRAB का फुल फॉर्म याद रखना है। चिकित्सीय प्राथमिक उपचार में DRAB का क्या दर्शाता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है डेंजर, रिस्पांस, एयरवे, ब्रीदिंग। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, DC मशीन के आर्मेचर में लिमिनेशन क्यों किया जाता है। तो याद रखिए किसी भी हम मशीन में, चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें या DC मशीन की बात करें, जो उसमें हम लिमिनेशन करते हैं उसको हम एडी धारा को कम करने के लिए लिमिनेशन करते हैं। जब हमारी एडी धारा मतलब भंवर धारा हमारी कम रहेगी तो जो उसमें लॉसेस होगा वो भी कम होगा। तो जो DC मशीन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिनेशन करते हैं, वो किस लिए करते हैं, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यदि बायस को लोड लाइन, देखिए बायस का मतलब यहाँ पर क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बायस पॉइंट या क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट को लोड लाइन के मध्य के निकट के रूप में सेट किया गया है, तो ये क्या है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास A एम्पलीफायर, क्लास B एम्पलीफायर, क्लास AB एम्पलीफायर और क्लास C एम्पलीफायर। जो ये एम्पलीफायर हैं इनका कंडक्शन एंगल क्या है, इसका मध्य बिंदु क्या है, क्यू पॉइंट क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, और मैं आपको यही बताया था कि कौन से एम्पलीफायर में कितना डिस्टॉर्शन होता है। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को पढ़े होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो हमारी ये लोड लाइन होती है, लोड लाइन में जो ये मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु पर हमारा लोड, इस मध्य बिंदु पर हमारा क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इसी मध्य बिंदु पर है, तो वो कौन सा हमारा एम्पलीफायर होगा, तो वो क्लास A एम्पलीफायर होगा। देखिए यहाँ पर क्लास A एम्पलीफायर जो होता है उसका जो क्यू पॉइंट होता है ये मध्य बिंदु पर होता है। अगर हम यहीं पर ये बात करें कि हमारा B एम्पलीफायर है, क्लास B एम्पलीफायर है, तो उसका मध्य बिंदु कहाँ पर होता है, ये X अक्ष पर होता है, X अक्ष पर, X अक्ष पर होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि क्लास C एम्पलीफायर जो होता है उसका जो होता है क्यू पॉइंट वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पर देखिए जो क्लास C एम्पलीफायर होता है उसका क्यू पॉइंट यहाँ पे होता है, मतलब X अक्ष से थोड़ा नीचे होता है इसका क्यू पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास AB एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट कहाँ होता है। अगर आपको इस लेक्चर को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने जितने भी हमारे एम्पलीफायर होते हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास AB एम्पलीफायर को मैंने एक टेबल के रूप में पढ़ाया है। बहुत ही आसानी से आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेशन रिएक्शन के कारण कोई असंतृप्त DC मशीन, असंतृप्त DC मशीन का मतलब अनसैचुरेटेड मशीन, यहाँ पर अनसैचुरेटेड DC मशीन को असंतृप्त DC मशीन कहते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कोई असंतृप्त DC मशीन की परिणति किस प्रभाव में होगी। तो यहाँ पर देखिए
जो हमारे आर्मेचर रिएक्शन होते हैं वो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। यहाँ पर देखिए असंतृप्त डीसी मशीन में क्या होता है, क्रॉस चुंबकन प्रभाव। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक यंत्र में जब सूचक अपनी अंतिम स्थिति में निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान है तो उसे कहा जाता है। देखिए जो हमारा होता है, क्या कहते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इसमें हमारा इंडिकेटर लगा होता है, यहाँ पर हमारे अंक लिखे होते हैं। जो इंडिकेटर ये गति करता है, अगर ये धीम धीम बहुत स्लो मोशन में गति कर रहा है तो इसमें कौन सी डंपिंग होगी, हमारी अति अवमंदित, मतलब ओवर डैम्प्ड होगा हमारा ये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब विद्युत इस्त्री किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत इस्त्री जो हमारा है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, मतलब ऊष्मीय इफेक्ट पर कार्य करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोटर को स्व विनियमन मोटर बनाता है, मतलब जो सेल्फ स्टार्ट होती है मोटर वो कौन बनाता है, हमारा यहाँ पर बनाता है हमारा बैक ईएमएफ। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोटर को स्वनियमन मोटर बनाता है, तो वो है हमारा बैक ईएमएफ, मतलब पश्च विद्युत वाहक बल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम है वो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा और विद्युत धारा की इस पर दिशा को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो हमारा मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम होता है वो हमारा किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, डैश की स्थिति में प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहाँ पर देखिए जो धातुएं होती हैं उसमें हमारा धनात्मक प्रतिरोध गुणांक होता है, जो हमारी अधातुएं होती हैं उसमें हमारा ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। परंतु जो हमारा विद्युत अपघट्य होता है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। देखिए विद्युत अपघट्य होता क्या है, जैसे मान लिया जाए ये हमारा ग्लास है, ग्लास में अगर हम पानी डाल दें और इसमें पानी डालने के बाद इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ डालने, जैसे हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं तो ये हमारा विद्युत अपघट्य विलयन हो गया। जो ये विद्युत अपघट्य आपका विलयन होता है, जो ये विलयन होता है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब ये है कि अगर हम इसको गर्म करते हैं तो जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। परंतु जो इसकी हमारी होती है क्या, रजिस्टिविटी, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर यहीं पर हम धातुओं की बात करें, जो ये हमारी ये धातुएं होती हैं, धातुएं में जो हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो होता है धनात्मक। जब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम धातुओं को गर्म करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और हमारी जो रजिस्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा विद्युत अपघट्य होता है इसका जो ताप गुणांक होता है वह ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दिया गया है और इस फिगर को हमें पहचानना है कि ये फिगर क्या दर्शाता है। तो देखिए ये जो फिगर है हमारा किसको दर्शाता है, डायक को दर्शाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक से दूसरे सूचक तक मुक्त आवेश शुद्ध गति होती है, इस प्रकार के संचालन को क्या कहा जाता है। देखिए, कभी भी जब हमारा फ्री आवेश या फ्री चार्ज या मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, बी सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जब किसी प्रेरण मोटर को चालू किया जाता है, जब किसी प्रेरण मोटर को चालू किया जाता है तो रोटर की आवृत्ति क्या होती है। तो जो रोटर की आवृत्ति होती है वह आपूर्ति आवृत्ति के बराबर होती है, मतलब सप्लाई आवृत्ति के क्या होती है, बराबर होती है। याद रखना कि जो हमारा यहाँ पर इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है उसमें जो आवृत्ति होती है वो सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के संयोजन में से एक नहीं हो सकता है। मतलब जो इसमें रजिस्टर आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा रजिस्टर है जिसमें हमारा कार्बन का कंपोजिशन मतलब कार्बन के संयोग करके नहीं बनाया गया है, तो वो है हमारा सिरेमिक रॉड। तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ड्रिल द्वारा पहले से बनाए गए छेद को आकार देने और परिसज्जन के प्रक्रम को के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम रेमिंग के रूप में जानते हैं। तो आपको याद रखना है, ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसे हम रेमिंग के रूप में जानते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 19 नंबर है। ये क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर अपरिवर्तित चाल के अनुप्रयोगों के लिए जिसमें माध्यम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, फैन ब्लोअर। यहाँ पर देखिए अपरिवर्तित का मतलब ये हुआ कि जो ये मोटर है इसमें जो हमारा स्पीड होता है ये चेंज नहीं होती, एक समान स्पीड से चलती है। तो वो कौन सी मोटर होती है, वो हमारी शंट मोटर होती है जो एक समान स्पीड से चलती है। जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं, फैन में, ब्लोअर में यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें अगर ये शंट मोटर एक समान गति से ना चले तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा इसमें जो पानी निकलेगा क्या होगा, कभी धीम निकलेगा कभी तेज निकलेगा। इसीलिए क्या होता है, हम समान स्पीड मतलब एक समान गति से चलने वाली मोटर यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हम फैन ब्लोअर में हम ये मोटर ना यूज करके सीरीज मोटर यूज करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड इसकी कम ज़्यादा होगी तो जो उसका फैन का जो हवा देगा यहाँ पर क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। इसीलिए हम ऐसी मोटर का यूज करते हैं जिनकी स्पीड क्या रहती है, एक समान रहती है। तो वो हमारी एक कौन सी मोटर है, वो हमारी एक शंट मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा मानक ताप पर निर्दिष्ट होता है, यह आम तौर पर कितना होता है। तो जो हमारा मानक ताप होता है वो होता है 25 अंश सेंटीग्रेड, मतलब कमरे का ताप जो होता है वही हमारा मानक ताप होता है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपके यूपीपीसीएल जेईई में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, फ्यूज प्रत्येक ब्रांच के प्रारंभ में लगाया जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है, फ्यूज को लाइव फेज तार में लगाना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, जब तार में निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज को नहीं पिघलना चाहिए, नहीं, यहाँ पर पिघल जाना चाहिए। तो यही ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा, सी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है। इस फिगर को आपको पहचानना है कि जो ये फिगर हमारा दिया गया है यहाँ पर, इस फिगर में जो हमारा ये फिगर दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन से अरेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है क्या, ट्रांसफार्मर दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिख रहा है, रजिस्टर दिख रहा है, जो कॉइल दिख रही है, यहाँ पर आपका फोर्स दिख रहा है, लाइन दिख रही है। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा हॉर्न गैप अरेस्टर होता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको ये तुरंत ही समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 1956 के आई नियम 79 के अनुसार जहां निम्न तथा माध्यम वोल्टता लाइन और सर्विस लाइनें किसी इमारत के पास से होकर गुजर रही हों तो वह क्षैतिज अंतराल कितना होना चाहिए। तो वो 4 फीट का होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, ये रटने वाला पॉइंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 33 केवी से 66 केवी के रेंज में प्रचालन वोल्टता वाली प्रणाली के लिए किस प्रकार की केबल की आवश्यकता होती है। तो वो हमारी होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी केबल होती हैं वोल्टेज के आधार पर 5 टाइप में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए पहला हमारा यहाँ पर है लो टेंशन केबल। ये हमारी क्या होती है, लो टेंशन केबल। इसका जो वोल्टेज रेंज होता है 1 केवी तक होता है। याद रखना ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी यहाँ पर हमारी होती है हाई टेंशन केबल। जो हमारी हाई टेंशन केबल होती है, जो इसका वोल्टेज रेंज होता है 1 केवी से हमारा होता है 11 केवी। याद रखना। अब जो हमारी तीसरा इसमें टाइप होता है, ये होता है सुपर टेंशन केबल। जो हमारी सुपर टेंशन केबल होती है, जो इसका वोल्टेज रेंज होता है वो 11 केवी से होता है 33 केवी तक। जो हमारा यहाँ पे चौथा होता है, चौथा केबल का हमारा टाइप है वो है हमारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ये हमारी क्या है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। याद रखिए ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है। जो इसका वोल्टेज रेंज होता है वो 33 केवी से 132 होता है। क्या, 132 होता है। यहाँ पर पांचवा आपका टाइप होता है यहाँ पर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। जो इसका वोल्टेज का रेंज होता है वो कितना होता है, यहाँ पर देखिए इसका वोल्टेज का रेंज 132 से अधिक होता है। याद रखिए अगर आपके वोल्टेज का रेंज कितना है 1 केवी तो लो टेंशन केबल होगी। अगर 1 से 11 केवी के बीच है तो हमारा हाई, यदि आपका 1 से 11 केवी के यहाँ पर वोल्टेज का रेंज है तो वो हमारा हाई टेंशन केबल होगी। यदि हमारा यहाँ पर कितना वोल्टेज है 11 से 33 केवी है तो वो सुपर टेंशन केबल होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है 33 से 132। देखिए 33 से 66 के बीच है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल में ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के अंतर्गत ये वोल्टेज होता है। क्योंकि ये वोल्टेज कितना होता है 33 से हमारा होता है 132। तो यहाँ पर देखिए 132 से क्या है, अंदर है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो भी वोल्टेज के रेंज पर है। क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न टेंशन केबल की वोल्टता सीमा कितनी होती है। तो आपका आंसर रहेगा 1000 वोल्ट। मैंने बताया कि जो लो टेंशन केबल होती है उसका हमारा कितना होता है 1 से 1 केवी तक हमारा वोल्टेज होता है। तो 1 केवी के अंतर्गत कौन सा हमारी आती है, लो टेंशन केबल आती है। तो ये रहे फ्रेंड्स टोटल हमारे 25 क्वेश्चन।
इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो 50-50 के क्वेश्चन का सेट होगा। इसमें हमने 25 क्वेश्चन लिया है, परंतु जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम 50-50 क्वेश्चन लेंगे एक लेक्चर में। जब हमारा एक शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम अगले शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।